हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है उसके उसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर नंबर थर्ड है। जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मनी। तो मनी चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मनी चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है जिसके हमने कई सारे पार्ट्स डिवाइड किए हैं। इस पूरे चैप्टर को कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए हैं। तो उसमें का जो पहला पार्ट है, पार्ट वन, आज हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट वन के अंदर बेसिकली जो आपका बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट है, इस बार्टर सिस्टम के कंसेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब मनी की बात आती है तो बार्टर सिस्टम उसमें सबसे पहले आता है। तो पहले हम बार्टर सिस्टम को आज की क्लास के अंदर देखेंगे, फिर सीक्वेंसिंग से हम लोग इस पूरे चैप्टर के जो कंटेंट को हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले हमने और भी जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड किए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियोस हैं वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वीडियोस को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है, आप सीरियल से एक एक करके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बार्टर सिस्टम की, तो बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या है। अगर आप बार्टर सिस्टम को जाने तो बार्टर सिस्टम जो है अपने आप में एक बहुत ही ओल्डेस्ट सिस्टम है। यानी कि बार्टर सिस्टम इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुराना एक्सचेंज का मेथड है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम एक बहुत ही पुराना एक्सचेंज सिस्टम है जिसमें एक गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स को क्या करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सर्कुलेशन में करेंसी नहीं होती थी। तो जब करेंसी नहीं होती थी तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले में, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सेप्ट किया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मिस्टर राम को गेहूं चाहिए और मिस्टर श्याम को सपोज चावल चाहिए। तो मिस्टर राम ने श्याम से क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, यानी उनको गेहूं दे दिए, उसके बदले में उनसे चावल ले लिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे आम भाषा में, इसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहा करते थे। अब चूंकि बार्टर सिस्टम जो था वो उस समय पर पॉसिबल था जब लोगों की जरूरतें बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी। यानी अगर लोगों की जरूरतें बहुत लिमिटेड हो तब तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। लेकिन जब जरूरतें धीरे धीरे डेवलप होती चली गई तो बार्टर सिस्टम को प्रॉपरली कैरी करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम हो गया। यानी कि इंडिविजुअल और जो ग्रुप होते थे बेसिकली, वो जो भी आपका ट्रेडिंग कर सकते, जो भी एक्सचेंजिंग करते थे, वो एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके काम चला रहे थे। यानी कि पूरा का पूरा जो बार्टर सिस्टम था या जो बार्टर सिस्टम था वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता था। जो दो आपकी पार्टीज होती थी, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया कि रामू और श्यामू दो पार्टी हैं, तो वो रामू श्यामू के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट था कि हम राइस के बदले में व्हीट तो आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी राइस के बदले में हम कितनी क्वांटिटी व्हीट को एक्सचेंज करेंगे। यानी इसका कोई पहले से पैरामीटर नहीं था। जैसे आज अगर आज की डेट में आप इस बात को समझें तो मान लीजिए आपको चावल खरीदने हैं, तो चावल का मार्केट में रेट है, चावल के अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल हैं और अलग अलग वैरायटीज के हिसाब से उसका अलग अलग रेट है। तो आप क्या करेंगे, जो भाई आपको पसंद होगा उसका पेमेंट करेंगे और चावल लेके आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता था। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स को लगा कि भाई चावल जो होंगे वो हम आपको मतलब 2 टाइम्स देंगे और गेहूं उसकी जगह पे, सॉरी, गेहूं हम आपको 2 टाइम्स देंगे, चावल आपसे हम क्या करेंगे 1 टाइम्स। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए एक कटोरा टाइप का कुछ है, तो कुछ ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि हम आपसे 2 जो कटोरा होगा वो व्हीट ले लेंगे, उसके बदले में हम आपको राइस का एक ही कटोरा देंगे। अब ये क्या अंडरस्टैंडिंग होती थी, क्या सिस्टम होता था, वो तब का मामला था। लेकिन अल्टीमेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ट्रांजैक्शन जो होते थे वो क्लियर होते थे। कभी कभी क्या होता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती थी, तो उस केस में ट्रांजैक्शन नहीं भी हो पाते थे। तो बार्टर सिस्टम का मोटा मोटा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बार्टर सिस्टम एक एंशिएंट एक्सचेंज सिस्टम है जहां पर क्या होता था, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को हम एक्सचेंज करते थे। ये टोटल का टोटल ट्रांजैक्शन आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता था। कौन सा गुड्स दिया जाएगा, उसकी कितनी क्वांटिटी किसके बदले में दी जाएगी, ये सारी चीजें आपसी तालमेल से फिक्स की जाती थी। अगर हम बात करें तो बार्टर सिस्टम को हम लोग C2C ट्रांजैक्शंस के नाम से भी जानते हैं। सी का मतलब होता है कमोडिटी, तो सी का यहाँ पर मतलब क्या है, कमोडिटी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन। C2C का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक प्रकार से है ये, लेकिन कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही हम लोग क्या करते थे, कमोडिटी ही एक्सचेंज करने का बेसिकली काम करते थे। बात शायद समझ में आपको आ गई होगी। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, बार्टर सिस्टम।
एक बात पे जरा गौर कीजिएगा, इस पूरे वाटर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी पेचीदा चीज है, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसे हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट्स। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट्स क्या है, ये थ्योरी आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक मिस्टर रामू है और एक मिस्टर सामी है, मान लीजिए मिस्टर रामू एंड श्यामू। अब रामू ने कहा कि भाई रामू के पास सपोज दैट राइस है, इनके खेत में राइस हुए थे और इनको मान लीजिए कि सपोज चने की आवश्यकता है, ग्राम्स की आवश्यकता है, या मान लो वीट की ही आवश्यकता है। चलो वीट तो कॉमन चीज है, मैं मान लीजिए इसके सपोज पल्स में रख लेता हूं। रामू के पास क्या हुआ है, रामू के यहाँ राइस हुए हैं और रामू को क्या चाहिए, पल्स चाहिए। अब इनको एक ऐसे पर्सन की तलाश होगी जिसके पास पल्स अवेलेबल हो, लेकिन उसे चाहिए क्या हो, उसे राइस चाहिए हो। अब मान लीजिए रामू ने ऐसे पर्सन की तलाश स्टार्ट की, तो रामू को मिस्टर पप्पू मिल गए। तो मिस्टर जब पप्पू इनको मिले तो पप्पू के पास पता चला कि पल्स तो अवेलेबल है, लेकिन पप्पू को राइस नहीं चाहिए, उनके पास पल्स के साथ राइस भी है। पप्पू को सपोज दैट चाहिए कि इनको चाहिए ग्राम्स, यानी कि इनको चाहिए चना। तो अभी पप्पू के साथ इनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, अब रामू डिस्टर्ब हो गए। अब रामू फिर आगे बढ़े, इनको मान लीजिए सपोज दैट एक मान लीजिए पिंटू मिल गए। तो इनको पिंटू मिले तो पिंटू के पास इत्तेफाक की बात है कि पल्स तो अवेलेबल है, पल्सेस पिंटू के पास भी अवेलेबल है, लेकिन पिंटू भाई साहब को राइस नहीं चाहिए, इनको व्हीट चाहिए। तो पिंटू के साथ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब फिर आगे मिले बढ़े तो इनको मिल गए विनोद, पंचायत सीरीज वाले, मान लो इनको विनोद भैया मिल गए। अब विनोद मिल गए तो विनोद के पास भी इत्तेफाक की बात है कि इनके पास जो है वो राइस तो विनोद को चाहिए, विनोद को राइस तो चाहिए, तो रामू से राइस तो इनको मिल जाएगा, लेकिन मसला क्या है कि रामू को देंगे क्या, क्योंकि इनके पास देने के लिए सिर्फ क्या है, व्हीट है, इसके इनके पास इस बार पल्सेस अवेलेबल नहीं है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है, डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि ऐसे लोगों की तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जिनके पास एक दूसरे की मतलब की वस्तुएं मिल जाए। यानी जो चाहिए आपको वो सामने वाली पार्टी के पास हो और सामने वाली पार्टी को जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो। तो ऐसे लोगों को ढूंढना उस टाइम पे अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा मसला हुआ करता था। इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना ये जहां तक? चलिए, तो इसी के बारे में कहा गया है कि ये अपने आप में रियल लाइफ में क्या होता है कि ऐसे लोगों को ढूंढना, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके पास एक दूसरे के मतलब की चीजें हो, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल था। और ऐसे लोगों को ढूंढने में अपने आप में बहुत ही बड़ी ट्रेडिंग कॉस्ट, यानी काफी ट्रेडिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ती थी, काफी आपका मतलब कह सकते हैं कि लागत आपकी लगती थी। अब चूंकि उस समय पैसा नहीं चलता था, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है, मतलब जो आपकी कीमत लगती थी, वो कीमत किस मामले में लगती थी, उस कीमत को हम लोग दो एंगल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक पर्सन की आवश्यकता है जिसके पास आपके मतलब की वस्तु हो, तो उसके लिए आपको दो तरीके की कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। पहली कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं सर्च कॉस्ट, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। सर्च कॉस्ट का मतलब है कि आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिस पर्सन के पास आपके मतलब की वस्तु हो। अब ऐसा पर्सन ढूंढने में हो सकता है आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, बहुत समय वेस्ट हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं ढूंढ ढूंढ के, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा आदमी ना मिले। अब आप सोचिए कि आज की डेट में जब आप कोई सामान लेने मार्केट में जाते हैं और वैसी दुकान आपको नहीं मिलती है, तो 2-4 दुकानों पर विजिट करने के बाद आपका दिमाग झुलझुला जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए कि ऐसे पर्सन के मिलने की जहां संभावनाएं बहुत कम है, तो उस समय सिचुएशन क्या होती होगी, उस समय भी लोगों को दिक्कत होती होगी। पैसा तो नहीं चलता था, लेकिन जो सर्च करने में आपका फिजिकली जितना आप मेहनत कर लेते थे वो क्या कॉस्ट से कम है, तो फिजिकल कॉस्ट भी कॉस्ट होती है, तो सर्च कॉस्ट लगती थी। डिसयूटिलिटी कॉस्ट का मतलब है कि आपको कभी कभी क्या होता था कि आप डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में आते थे, आपको बहुत वेटिंग करना पड़ता था। आप मान लीजिए 2 दिन 3 दिन से वेट कर रहे हैं कि आपको ऐसा मतलब बंदा मिल जाए जिसके साथ आपका ट्रांजेक्शन हो जाए। तो यानी ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात थी, जिसको लेकर बार्टर सिस्टम के काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था बार्टर सिस्टम। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस तो थी, यही तो कारण है कि बार्टर सिस्टम के बाद फिर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली लिमिटेशन थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसका मतलब आप पढ़ ही चुके हैं, यानी ऐसे दो लोग मिलना जिनके पास एक दूसरे की मतलब की वस्तुएं हो, ऐसे लोगों को ढूंढना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी जो आप एक कमोडिटी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करते थे उसकी मेजरमेंट करना मुश्किल था। अब ये तकलीफ ये इस बात की थी कि हम राइस के मान लो राइस को हम चेंज कर रहे हैं व्हीट की जगह,
टेक्निकली अगर आप देखें तो राइस जो होता है, मान लीजिए कि 1 एकड़ के अंदर अगर राइस का प्रोडक्शन मान लो 20 कुंटल है, तो शायद 20 जो व्हीट होगा इसका प्रोडक्शन आपका 30 कुंटल होगा या इससे ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं राइस के प्रोडक्शन में और व्हीट के प्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क है, तो इनके रेट में भी फर्क होना चाहिए। इनकी जो कल्टीवेशन एक्टिविटीज हैं, इनको उत्पन्न करने में जो मेहनत लगती है, राइस में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत सारा पानी लगता है, बहुत देखरेख करनी पड़ती है खेतों की। व्हीट में आमतौर पे राइस के कंपेयर में कम देखरेख करनी पड़ती है। तो यानी ओवरऑल अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो राइस थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जब मनी नहीं चलता होगा तो कौन सी चीज महंगी है कौन सी सस्ती है इसका अंदाजा कैसे लगता होगा भाई। जिस चीज पर ज्यादा हम मेहनत करके प्रोड्यूस करते हैं वो महंगी है, और जिसमें कम मेहनत करके प्रोड्यूस करते हैं वो सस्ती है। यही तो तरीका होता होगा, क्योंकि पैसा तो था नहीं। तो टेक्निकली राइस के बदले में हम चावल कितने दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो कोई एक इक्वल प्रोसीजर था नहीं जिससे हम चीजों को मेजर कर सके। तो ये भी अपने आप में बार्टर सिस्टम की एक सबसे बड़ी समस्या होती थी। नेक्स्ट अगर हम बढ़े इसमें, तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी पहले एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आपके पास फ्यूचर में जो आप पेमेंट करेंगे, फ्यूचर पे में पेमेंट करने के लिए आपके पास कुछ भी सिस्टम नहीं होता था। मान लीजिए हमारे पास कोई कमोडिटी है, तो हम कमोडिटी को कमोडिटी के बदले में तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से कोई सामान खरीद लें और फ्यूचर में उसको क्या देंगे, इसको लेकर हमेशा दिक्कतें रहती थी। यानी जो फ्यूचर पेमेंट्स थे उनको लेकर समस्या होती थी। इसी वजह से जो क्रेडिट है, जो उधार मिलना होता था, वो अपने आप में मुश्किल होता था, क्योंकि लोगों को दूसरे पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि भैया सामने वाला बंदा टाइम पर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर की जो बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि चीजों को स्टोर करके रखना मुश्किल होता था, क्योंकि तमाम चीजें ऐसी थी जो कि पेरिशेबल नेचर की थी। जैसे आपके खाने पीने की चीजें हो गई, व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें कैसी थी, पेरिशेबल नेचर की। तो एक टाइम के बाद तो ये खराब हो जानी ही है। आज की डेट में जैसे क्या है, मान लो आपके पास मान लो 50 कुंटल गेहूं है, तो भैया 50 कुंटल गेहूं अगर आप पूरे साल भर में मान लो 5 कुंटल कंज्यूम करोगे तो 45 कुंटल को बेच लो। जो पैसा होगा उसको उठा के बैंक अकाउंट में डाल दो, फिर जो आवश्यकता होगी अब उसको पैसे निकाल के फिर से खरीद सकते हैं। तो पहले अगर 50 कुंटल मान लो आपके यहाँ राइस हो भी गया तो आपको उसे एक्सचेंज ही करना है, क्योंकि उसको बेचने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले। और ड्यूरेबल चीजें हुआ ही बहुत कम करती थी, तो सारी नॉन ड्यूरेबल चीजें होती थी जिनकी लाइफ बहुत कम होती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर उस दौर के जो लोग थे अपने आप में बहुत ही डिस्टर्ब रहते थे। और नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ऐसी कोई चीज है जो कि लिविंग है, जीवित कोई वस्तु है, और अगर आप जीवित वस्तु को चेंज करना चाहें, यानी आप चाहें एक दूसरे के साथ किसी जीवित वस्तु को एक्सचेंज कर लें, तो उस केस में उसको पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल होता था। अगर आप पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर उसको नॉर्मल जैसे सपोज जानवर है मान लो, तो एक जानवर के बदले में दूसरे जानवर को एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जानवर है एक छोटा जानवर है, तो हम बड़े छोटे जानवर के बदले में क्या बड़े जानवर का आधा टुकड़ा एक्सचेंज कर लेंगे? तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी चीजों को पहले डिवाइड करना जो होता था मुश्किल होता था। डिवाइड करें, कोई लॉस भी ना हो, उसकी वैल्यू में कोई लॉस ना हो, तो ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो ये अपने आप में क्या थी, इसकी सबसे बड़ी समस्या होती थी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बार्टर सिस्टम के बारे में आपने मोटा मोटा समझ लिया कि बार्टर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा तरीका था जहां पर एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। इसमें सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। इसके अलावा आपने देखा कि इसकी तमाम सारी और बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस के चलते उस दौरान के लोगों ने फील किया कि भैया बार्टर सिस्टम को ठीक चीज नहीं है, किसी तरीके से इसको हटाओ और इसकी जगह नई चीज जो है वो लेकर आई जाए। तो ये बेसिकली बार्टर सिस्टम था जिसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार्टर सिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की गई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग लेक्चर्स हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।